हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सीआरपीसी के अंदर यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर चैप्टर 18 के बारे में। ये चैप्टर 18 डील करता है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन के ऊपर। देखिए, अब इस चैप्टर को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कोर्ट ऑफ सेशन होता क्या है और यहां तक केस पहुंचता कैसे है। देखिए, कोर्ट ऑफ सेशन जो है ये वो कोर्ट होता है जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जब वो क्रिमिनल आपराधिक मामले देखता है तो उसको कोर्ट ऑफ सेशन बोला जाता है। तो यानी ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यही कोर्ट ऑफ सेशन होता है। अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, तो क्या ये जो कोर्ट ऑफ सेशन है क्या ये लोवेस्ट कोर्ट होता है? मतलब कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो क्या ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है कोर्ट ऑफ सेशन है सबसे लोवेस्ट होता है? तो ऐसा नहीं है। इसके नीचे भी कोर्ट्स होते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे कौन से कोर्ट्स होते हैं? जैसे सीजेएम की कोर्ट होती है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है। कुछ जगहों पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है। उसके नीचे आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट होती है और उसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की कोर्ट होती है। तो कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है ये असल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही बोलते हैं और इसके अंदर जो जज बैठता है उसको भी बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। इसीलिए जितने उसके एडिशनल कोर्ट्स होते हैं उसको भी बोला जाता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो एक सेशन कोर्ट होता है, इसके अलावा कई एडिशनल सेशन कोर्ट्स होती है। देखिए, अब दूसरा सवाल आता है कि कोई भी क्रिमिनल मामला कोर्ट ऑफ सेशन के सामने शुरू कैसे होता है। यहां पे शुरू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसी के बाद ही हम कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल को समझ पाएंगे। उसी के बाद ही तो ट्रायल आएगा पिक्चर में। तो अब देखिए, अब यहां पे एक पॉइंट समझ लीजिए कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है डायरेक्ट किसी भी मामले का संज्ञान नहीं ले सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट किसी भी मामले का कॉग्निजेंस नहीं लेता है। कोई भी मामला कोर्ट ऑफ सेशन के पास जो है मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा आता है। यानी कोई भी क्रिमिनल जो मामले होते हैं वो कहां शुरू होते हैं? मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के पास शुरू होते हैं। मैजिस्ट्रेट की कोर्ट कौन सी शुरू होती है? अभी हमने आपको बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होती है, उसके नीचे भी कुछ कोर्ट्स आती हैं जिनको मैजिस्ट्रेट की कोर्ट बोलते हैं। ये मैजिस्ट्रेट की कोर्ट जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, कुछ जगह पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो गया। तो क्रिमिनल मामले इनके पास से शुरू होते हैं, इन्हीं के पास पुलिस रिपोर्ट लगाती है। उसके बाद जब इनको लगता है कि ये मामला जो है सीरियस नेचर का है, मतलब सजा का ज्यादा प्रावधान है, जितना इनके पास पावर है उससे भी ज्यादा, तो ये उठा के कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजते हैं। तब जब कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाता है मामला, तब वहां से कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल पिक्चर में आता है। अब देखिए, ये बार जो है कोर्ट ऑफ सेशन के ऊपर कहां से लगा? सेक्शन 193 सीआरपीसी ने कोर्ट ऑफ सेशन के ऊपर ये बार लगाया। सेक्शन 193 क्या कह रहा है? एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन कोर्स, नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल jurisdiction unless the case has been committed to it by a magistrate under this code। कि कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन जो है डायरेक्ट मामले का संज्ञान नहीं लेगा। कुछ मामले में ले सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेने के लिए, जैसे सेक्शन 199 सब सेक्शन 2 के अंदर बताया गया है, वहां पे ले सकता है कोर्ट ऑफ सेशन। तो इन दोनों मामलों को छोड़ के या कुछ और मामले अगर एक्सप्रेस तौर पे किए गए हैं उनको छोड़ के डायरेक्ट तौर पे किसी भी केस में कोर्ट ऑफ सेशन जो है डायरेक्ट संज्ञान नहीं लेता है। कौन लेता है? मैजिस्ट्रेट की कोर्ट लेती है और वो केस को उठा के कोर्ट ऑफ सेशन के पास। देखिए, तो एक बार मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में क्रिमिनल मामला आया, मैजिस्ट्रेट ने देखा, सारी पुलिस रिपोर्ट देख के और जो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगाए गए उनको देखने के बाद मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगा कि इस केस को कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा इसका ट्रायल चलना चाहिए। तो मैजिस्ट्रेट जो है उसको कोर्ट ऑफ सेशन में भेज देता है। उसी को बोलते हैं कमिटमेंट, मतलब कि मैजिस्ट्रेट उस केस को कमिट करता है कोर्ट ऑफ सेशन में। अब हर चीज का एक प्रोसीजर बताया गया। तो अब ये किस सेक्शन के अंदर कमिट करता है इसका प्रोसीजर बताया गया सेक्शन 209 के अंदर। ये जो 209 के अंदर बताया गया प्रोसीजर, ये उस टाइम का प्रोसीजर है कि मजिस्ट्रेट के सामने मामला आया, मजिस्ट्रेट ने देखा और सीधा उठा के समझने के बाद कि ये कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा इसका ट्रायल चलना चाहिए, कोर्ट ऑफ सेशन ने भेज दिया। लेकिन इसके साथ साथ आपको सेक्शन 323 भी सीआरपीसी का पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 323 जो है, ये मान लीजिए कि अब मामला जो है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आगे बढ़ गया, मतलब संज्ञान लेने के बाद, कॉग्निजेंस लेने के बाद आगे बढ़ गया, इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा है। उसके बाद मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि इस मामले को इस कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा चलना चाहिए, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज देगा। अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता हूँ, अक्सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर शेयर करता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं क्वेश्चन बैंक शेयर करता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट शेयर करता हूँ।
इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है नजीब खान 11, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, और मेरे दूसरे सोशल मीडिया का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। देखिए, तो मान लीजिए कि कोई भी क्रिमिनल मामला मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के पास आया, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट ने उसको देखा कि ये मामला तो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा चलना चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट ने उस मामले को, क्रिमिनल मामले को कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज दिया। अब जब कोर्ट ऑफ सेशन के पास मामला आया तो अब यहाँ पे जो चैप्टर 18 है सीआरपीसी का, अब ये पिक्चर में आया। अब शुरू हुआ ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। अब इसका प्रोविजन शुरू होता है सेक्शन 225 से लेकर सेक्शन 237 के बीच में। तो अब हम लोग इसका एक एक प्रोविजन देखते हैं। देखिए, सेक्शन 225 कह रहा है सीआरपीसी का, ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये कह रहा है इन एवरी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये कह रहा है कि जितना भी कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर प्रोसिक्यूशन होगा, अभियोजन होगा, किसके द्वारा होंगे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा होंगे। अब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जो अभियोजन किया जाएगा, जो अभियोजन करेगा वो किसके द्वारा होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सेटअप समझ लेते हैं। देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो एक सरकारी वकील होता है जो स्टेट के बिहाफ पे प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करता है, अभियोजन चलाता है। अब इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंदर कौन कौन आ सकते हैं? जैसे एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये कहाँ कहाँ प्रोसिक्यूशन करता है? हाई कोर्ट के अंदर, कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर। ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर। तो अब ये सेक्शन 225 हमें बता रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जितना प्रोसिक्यूशन होगा वो किसके द्वारा होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा। तो अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि क्या कोई व्यक्ति जो होगा जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ, क्या वो अपना प्राइवेट वकील नहीं कर सकता है? क्या प्राइवेट काउंसिल नहीं कर सकता है कि जो सरकारी वकील है सिर्फ वही कर सकता है? देखिए, इसका सही जवाब ये है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, मेन कंप्लीट जो इंचार्ज होगा केस का, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही होगा। आपका प्राइवेट वकील नहीं हो सकता है। आप अपने प्राइवेट वकील को उसकी मदद के लिए, असिस्टेंस के लिए लगा सकते हैं, लेकिन जो मेन इंचार्ज होगा वो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। अब इसके बाद आता है सेक्शन 226 सीआरपीसी का। ये देखिए क्या कह रहा है सेक्शन 226, व्हेन द अक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट इन परसुएंस ऑफ अ कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 209। एक बार अक्यूज्ड अपीयर होता है या लाया जाता है कोर्ट में केस के कमिट होने के बाद अंडर सेक्शन 209, जिसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। द प्रोसिक्यूटर शैल ओपन हिज केस बाय डिस्क्राइबिंग द चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट द अक्यूज्ड। जो प्रोसिक्यूटर होगा वो क्या करेगा? ओपन करेगा केस को बाय डिस्क्राइबिंग द चार्ज, जो चार्ज लगा है अक्यूज्ड के अगेंस्ट, एंड स्टेटिंग बाय व्हाट एविडेंस ही प्रोपोजेस टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। यानी सेक्शन 226 का कहने का मतलब है कि एक बार अक्यूज कोर्ट में अपियर होता है या लाया जाता है तो जो प्रोसिक्यूटर होगा वो उसके अगेंस्ट चार्ज खोलेगा। यहाँ पे एक जो चार्ज होगा, जैसे जो भी एविडेंसेस होंगे, जो भी विटनेसेस होंगे, उनकी एक समरी दी जाएगी कोर्ट में। बहुत डिटेल में नहीं जाएगा यहाँ पे प्रोसिक्यूटर। यहाँ पे बताएगा, जैसे फॉर एग्जांपल बताएगा कोर्ट के अंदर कि इनके अगेंस्ट इतने इतने गवाह हैं, 4 लोगों ने इनको हत्या करते हुए देखा था, जो चाकू है वो भी बरामद हुआ है, खून लगे कपड़े भी मिले हैं। इस तरीके से जो है वो चार्ज को डिस्क्राइब करेगा, यहाँ पे एक समरी देगा। इसके बाद आता है सेक्शन 227 सीआरपीसी का। ये क्या कह रहा है? इफ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस, जो केस का रिकॉर्ड है उसको देखने समझने के बाद, एंड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड देयर विद, जो कुछ डॉक्यूमेंट उसके साथ लगाए गए हैं उनको देखने के बाद, एंड आफ्टर हियरिंग द सबमिशंस ऑफ द अक्यूज्ड एंड द प्रोसिक्यूशन इन दिस बिहाफ, the judge considers that there is no sufficient ground for proceeding against the accused। और जज को ऐसा लगता है कि कोई इतना sufficient ground नहीं है कि accused के अगेंस्ट आगे कार्रवाई बढ़ाई जाए। आगे कार्रवाई बढ़ाने का मतलब कि अब उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम होगा, फिर चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल शुरू होगा। अब एक बार चार्ज फ्रेम हो गया तो या तो फिर वो एक्विट होगा या तो कन्विक्ट होगा, फिर उसके बाद प्रोसेस पूरा आगे बढ़ेगा, फिर गवाह बुलाए जाएंगे, उनका एग्जामिनेशन होगा, फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो अगर जज को लगता है ये सब चीज़ें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, that there is no sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reasons for so doing। तो वो यहाँ पे क्या करेगा कि उसको डिस्चार्ज करेगा, एक्विट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी चार्ज नहीं फ्रेम हुए हैं। एक्विट और कॉन्विक्ट एकदम लास्ट स्टेज होती है, पूरे ट्रायल खत्म होने की लास्ट स्टेज एक्विट और कॉन्विक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे तो एकदम अभी शुरुआती कार्रवाई चल रही है।
अभी खाली डॉक्यूमेंट पेश किए गए, रखे, समरी बताई गई खाली केस की, तो कोर्ट ने देखा, कोर्ट को अगर लग रहा है कि हाँ आगे बढ़ाना चाहिए तो कोर्ट चार्ज फ्रेम करके आगे बढ़ेगा, नहीं तो अगर नहीं लग रहा तो यहीं पर डिस्चार्ज कर देगा। तो डिस्चार्ज और कन्विक्ट में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये होता है, अगर कोई व्यक्ति कन्विक्ट हुआ है या कोई व्यक्ति अगर एक्विट हुआ है, अगर एक्विट और डिस्चार्ज की बात करें, अगर कोई व्यक्ति एक्विट हुआ तो इससे कहीं ना कहीं हमें उसकी इनोसेंस पता चल रही है कि कोर्ट ने बहुत जांच पड़ताल करने के बाद उसको छोड़ा है, मतलब कि एक एक चीज़ जानने के बाद माना है कि हाँ वो गिल्टी नहीं था। यहाँ पे तो बिल्कुल शुरुआती में छोड़े दे रहा है, तो अगर उसके अगेंस्ट फिर से कोई मामला निकलता है इसी पॉइंट्स को लेकर तो उसके अगेंस्ट फिर से कार्रवाई की जाती है। तो डिस्चार्ज का मतलब ये हुआ। अब इसके बाद आया सेक्शन 228 सीआरपीसी का, ये क्या कह रहा है? इफ आफ्टर सच कंसिडरेशन, जो इससे पहले वाले हम लोगों ने सेक्शन में पढ़ा, इफ आफ्टर सच कंसिडरेशन, कोर्ट ने समझने के बाद, समझने बूझने के बाद, एंड हियरिंग, सुनने के बाद, एज अफोरसेड द जज इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज ग्राउंड फॉर प्रोज्यूमिंग दैट द अक्यूज हैज कमिटेड एन ऑफेंस। कोर्ट को ये लगता है कि हाँ कुछ ऐसे आधार हैं जिसपे ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि अक्यूज ने ऑफेंस किया है, तो अगर वहाँ पे एन ऑफेंस विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, अब कोर्ट ऑफ सेशन के बाद भले ही कमिट होकर केस आया है लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन को फिर देखने के बाद ये लग रहा है कि ये कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल नहीं है, इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ही में वो क्या कर सकता है? फ्रेम अ चार्ज against the accused and by order transfer the case for trial to the CJM, फिर अपनी निचली अदालत के पास वो भेज देगा, और any other judicial magistrate of the first class and direct the accused to appear before the CJM or as the case may be the judicial magistrate of the first class on such date, उसके लिए डेट बताएगा ऐसी deems fit, and thereupon such magistrate shall try the offence in accordance with the procedure for the trial of warrant cases। फिर कोर्ट ऑफ सेशन को अगर लगता है कि ये कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा भी ट्राइबल नहीं तो वो वापस सीजीएम कोर्ट के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास भेज देगा, उसमें डेट लगा देगा और चार्ज भी फ्रेम कर सकता है वो, और उसमें लिखा है शैल ट्राई द ऑफेंस, तो वो ऑफेंस को ट्राई करेगा किस तरीके से? जैसे वारंट ट्रायल का केस बताया गया है सीआरपीसी के अंदर उस तरीके से, एज इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। आगे बताया गया इज एक्सक्लूसिवली बाय ट्राइबल बाय द कोर्ट, यानी या तो उसको ये लगता है कि ये इसी कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है तो वो क्या करेगा? ही शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज, तब वो एक चार्ज फ्रेम करेगा अगेंस्ट द अक्यूज्ड। चार्ज के अंदर सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि अक्यूज को ये बताया जाता है कि तुमने कहाँ पे कौन सा अपराध किया, कौन से चार्जेस लगे, ताकि उसको पता चले ना कि उसको डिफेंड किस चीज़ को करना है। फिर इसका सब सेक्शन 2 कह रहा है सेक्शन 228 का, वेयर द जज फ्रेम्स एनी चार्ज अंडर क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 द चार्ज शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन्ड टू द अक्यूज्ड एंड द अक्यूज शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी ऑफ द ऑफेंस चार्ज और क्लेम्स टू बी ट्राइड। जो अक्यूज होगा उससे पूछा जाएगा कि क्या तुम गिल्टी प्लीड करते हो? गिल्टी प्लीड का मतलब कि जो तुम्हारे अगेंस्ट चार्जेस लगे हैं इसको एडमिट करते हो, इसको मानते हो, या तुम चाहते हो कि पूरा ट्रायल चले। अब इसके बाद आता है सेक्शन 229 सीआरपीसी, ये क्या कह रहा है? इफ द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, यानी जो चार्जेस उसके अगेंस्ट लगे हैं अगर वो उसको एडमिट कर लेता है, उनका एडमिशन कर लेता है, द जज शैल रिकॉर्ड द प्ली, तो जो जज होगा वो उसका प्ली रिकॉर्ड करेगा एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयरऑन, तो उसके बाद जो है जज उसका प्ली जो है रिकॉर्ड करेगा जो जो उसने बोला है, और अपने डिस्क्रिएशन में, ऐसा नहीं कि जज बाउंड हो जाएगा उसने गिल्टी प्लीड कर लिया है, एडमिट कर लिया तो उसको सजा ही दे दे, तो वो अपने डिस्क्रिएशन पे देखेगा, परिस्थितियां देखेगा, सब कुछ समझेगा कि हाँ ठीक है, उसके बाद उसको सजा दे सकता है। आमतौर पे जो कोर्ट का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जैसे मर्डर के केसेस हो गए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, तो कोर्ट जो है उसमें आमतौर पे गिल्टी प्लीड करने पे सज़ा नहीं देता है बल्कि पूरा ट्रायल के थ्रू आगे बढ़ता है। अब इसके बाद आया सेक्शन 230 ऑफ सीआरपीसी, ये क्या कह रहा है? इफ़ द अक्यूज रिफ्यूजेस टू प्लीड, अब जो इससे पहले गिल्टी प्लीड करने के लिए अक्यूज से पूछा गया तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया गिल्टी प्लीड करने के लिए, और डज नॉट प्लीड और क्लेम्स टू बी ट्राइड, और उसने कहा कि मुझे ट्रायल के थ्रू गुजरना है, और इज नॉट कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 229, और जज ने अपने डिस्क्रिएशन में उसको कन्विक्ट नहीं किया, द जज शैल फिक्स अ डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, तो जज जो है एक डेट देगा कि कब वो गवाहों को एग्जामिन करेगा, एंड मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, और एप्लीकेशन दे अगर प्रोसिक्यूशन देता है उसके आवेदन पे इशू एनी प्रोसेस, तो प्रोसेस इशू कर सकता है फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस, कि कुछ जो गवाह हैं उनको कोर्ट में बुलाए, और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। अब इसके बाद आता है सेक्शन 230,
सेक्शन 230 से काफ़ी जुड़ा हुआ है क्योंकि जो डेट उसमें लगाई गई थी सेक्शन 230 में बताया गया है, अब उसके बारे में बात करी जा रही है। एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, ये क्या कह रहा है? ऑन द डेट सो फिक्स्ड, जो बताया गया सेक्शन 230 के अंदर, द जज शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस, तो जज जो है इसके अंदर प्रोसीड करेगा और जितने एविडेंस मिलेंगे उसको लेगा, एज मे बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट में जो एविडेंसेस होंगे वो उसको लेगा, कलेक्ट करेगा। उसके बाद द जज में इन हिज डिस्क्रिएशन, तो जज जो होगा अपने विवेकानुसार अपने डिस्क्रिएशन पे परमिट कर सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डिफर्ड अंटिल एनी अदर विटनेस और विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड। तो जज जो है अपने डिस्क्रिएशन पे जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है विटनेसेस का, जो हम लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कवर किया था, उसको पोस्टपोन कर सकता है कि इसको बाद में करेंगे। कब तक के लिए? जब तक के लिए दूसरे विटनेस या विटनेसेस एग्जामिन नहीं हो जाते हैं, या रिकॉल एनी विटनेस फॉर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन, या वो रिकॉल कर सकता है कुछ गवाहों को और फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद आया सेक्शन 232 सीआरपीसी, ये क्या कह रहा है? इफ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन, जो इससे पहले के सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोसिक्यूशन से एविडेंस लिया जाएगा। इफ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन एग्जामिनिंग द अक्यूज, जो अक्यूज्ड होगा उसका परीक्षण किया जाएगा, उसको एग्जामिन किया जाएगा, उससे पूछी जाएंगी बातें। एंड हियरिंग द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस, और जो प्रोसिक्यूशन है अभियोजन पक्ष है और जो बचाव पक्ष है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को सुनने के बाद ऑन द पॉइंट द जज कंसिडर्स, और जज को फिर ये समझ आती है, ये कंसिडर करता है दैट देयर इज नो एविडेंस दैट द अक्यूज कमिटेड द ऑफेंस, और उसको लगता है कि ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि जिससे ये मान लिया जाए कि जो अक्यूज्ड है उसी ने ऑफेंस किया है। द जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। तो अब यहाँ पे इतनी कार्रवाई करने के बाद जो है जज जो है ऑर्डर किस चीज़ का पास करेगा? एक्विटल। अब इसके बाद आता है सेक्शन 233 ऑफ सीआरपीसी, ये क्या कह रहा है? एंटरिंग अपॉन डिफेंस। देखिए अब ये कह रहा है वेयर द अक्यूज्ड इज नॉट एक्विटेड अंडर सेक्शन 232, इससे पहले वाले सेक्शन के अंदर अगर अक्यूज को एक्विट नहीं किया जाता है, ही शैल बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर ऑन हिज डिफेंस, तो उससे कहा जाएगा कि तुम अब अपने डिफेंस में अपना पक्ष रखो, तो वो अपना पक्ष रखेगा। एंड एड्यूज एनी एविडेंस ही मे हैव सपोर्ट इन देयर ऑफ, अब उसको अपने सपोर्ट में जो जो पक्ष अपने पक्ष में वो सबूत है उसके पास, वो सारा सबूत रखे। उसके साथ साथ इफ द अक्यूज पुट्स इन एनी रिटन स्टेटमेंट, एनी रिटन स्टेटमेंट में अगर कोई अपना पक्ष वो रखता है तो द जज शैल फाइल इट विद द रिकॉर्ड। इसके बाद आता है सब सेक्शन 3 सेक्शन 233 का, इफ द अक्यूज अप्लाइज फॉर द इशू ऑफ एनी प्रोसेस फॉर द कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस, यानी अगर जो अक्यूज्ड है कोर्ट में इस बात का आवेदन देता है कि वो कुछ गवाहों को बुलाना चाहता है, और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, या किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए या किसी चीज़ के लिए, द जज शैल इशू सच प्रोसेस, तो जज जो है उस प्रोसेस को इशू करेगा। अनलेस ही कंसिडर्स फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, या उसको लगता है कि प्रोसेस इशू करना ज़रूरी नहीं है, गवाह को बुलाना ज़रूरी नहीं, तो वहाँ पे वो रीज़न रिकॉर्ड करेगा। दैट सच एप्लीकेशन शुड बी रिफ्यूज्ड on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or defeating the ends of justice, कि खाली न्यायालय के काम में, न्यायालय के काम को ख़राब करने के लिए, देर करने के लिए ये एप्लीकेशन दिया जा रहा है। अब इसके बाद आई आर्ग्यूमेंट्स की स्टेज, जो सेक्शन 234 सीआरपीसी के अंदर डिस्कस है। इसमें लिखा है व्हेन द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस इफ एनी फॉर द डिफेंस इज कंप्लीट। अब डिफेंस का जो एग्जामिनेशन था, अपने गवाहों को बुलाना था, उनका परीक्षण होना था, वो कंप्लीट हो गई वो स्टेज। द प्रोसिक्यूटर शैल सम अप हिज केस, जो प्रोसिक्यूटर होगा अपने केस को सम अप करेगा। एंड द अक्यूज्ड और हिज प्लीडर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिप्लाई प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पॉइंट ऑफ लॉ इज रेज बाय द अक्यूज्ड, अगर अक्यूज द्वारा कोई पॉइंट ऑफ लॉ रेज होता है और हिज प्लीडर, द प्रोसिक्यूशन में, तो प्रोसिक्यूशन जो होगा मे विद द परमिशन ऑफ द जज मेक हिज सबमिशन विद रिगार्ड टू सच पॉइंट ऑफ लॉ। तो ये सेक्शन 234 है आर्गुमेंट्स की स्टेज। इसके बाद आता है सेक्शन 235 जो स्टेज है वो है जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन की। अब सारी चीज़ें हो गई हैं, अब उसके होने के बाद जो है लिखा हुआ है इसमें, आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ लॉ इफ एनी, द जज शैल गिव अ जजमेंट इन द केस। ठीक है, आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद या कोई पॉइंट्स ऑफ लॉ है, इफ एनी, द जज शैल गिव अ जजमेंट इन द केस। उसके बाद सेक्शन 235 का सब सेक्शन 2 इसमें बताया गया है, इफ द अक्यूज इज कन्विक्टेड,
देखिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कोर्ट क्या करता है अक्सर कि जैसे ही अक्यूज को गिल्टी पा लेता है तो वो ये डिक्लेयर कर देता है कि इसको कन्विक्ट कर दिया, उसको कन्विक्ट कर देता है, गिल्टी पा लेता है कि हाँ इसको गिल्टी पाए। लेकिन जो सेंटेंस होती है, कभी कदार आप देखेंगे कि कोर्ट जो है सेंटेंस के लिए एक आगे की डेट लगा देता है कि अब इसमें कितनी सज़ा देना है वो दूसरी डेट में डिसाइड करेंगे। तो कोर्ट जो है ये डिसाइड कर देता है कि हाँ ये गिल्टी है। तो इफ द अक्यूज इज कन्विक्टेड द जज शैल अनलेस ही प्रोसीड्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 360, तो जज अगर जो है धारा 360 के हिसाब से कार्रवाई नहीं करता है। धारा 360 की कार्रवाई क्या होती है? धारा 360 और 61 अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो कार्रवाई होती है वो उस जगह की बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं सीआरपीसी में कि सज़ा देने से पहले सेंटेंस के लिए अगर किसी व्यक्ति को जज जो है वो कन्विक्ट करता है तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें कंसिडर कर सकता है। उस व्यक्ति का कैरेक्टर, उसका पुराना रिकॉर्ड, वो कैसा व्यक्ति है, किस परिस्थितियों में अपराध किया गया, तो उन चीज़ों को कंसिडर करने के बाद कहीं पे उस प्रोसीजर जो दिया गया सेक्शन 360 361 के अंदर वो उसको रिलीज़ कर सकता है या उसको छोड़ सकता है कि एडमोनिश करके या गुड कंडक्ट के लिए जो उसके अंदर प्रोसीजर बताया गया है। तो इसमें बताया गया कि अगर वो उस प्रोसीजर के हिसाब से नहीं चलता है तो वो हियर द अक्यूज ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, तो अक्यूज को सुनेगा क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस के ऊपर। क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस के ऊपर यानी जो अक्यूज्ड है जिसको गिल्टी पाया गया है वो अपना कोई पॉइंट रख सकता है कि मैं ही अपने घर में अकेले एक रोटी कमाने वाला हूँ, पैसा कमाने वाले वाला हूँ और मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी एक बूढ़ी माँ है और कोई नहीं उसकी देखभाल करने के लिए। इस तरीके से वो अपने पॉइंट रख सकता है सेंटेंस के लिए। उसके बाद एंड देन पास सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ। अब इसके बाद आता है सेक्शन 236 जो डील करता है प्रीवियस कन्विक्शन के ऊपर। प्रीवियस कन्विक्शन मतलब यहाँ पे कि अगर किसी व्यक्ति ने वो पहले भी कन्विक्ट हो चुका है उसके बेसिस पे जो अभी उसको सज़ा दी जाएगी उसको एनहेंस किया जा सकता है। ये बहुत से ऑफेंसेस में होता है। तो अब लेकिन इसका तरीका ये है कि अगर इसको शुरुआत ही में बता दिया जाएगा, ट्रायल से पहले ही बता दिया जाएगा कि ये अभियुक्त जो है या ये जो व्यक्ति है ये पहले भी कन्विक्ट हो चुका है तो वो प्रेजुडिस हो सकता है उसको लेके, ठीक है, कि हाँ ये कई बार जेल जा चुका है। तो इसको तब बताया जाता है, तब प्रूव करना है जब कन्विक्शन हो जाए। वो कन्विक्शन चाहे सेक्शन 229 में हो या सेक्शन 235 में हो, बस इतना ही बताया गया इसके अंदर। इन अ केस वेयर अ प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज, उन केस में जहाँ प्रीवियस कन्विक्शन चार्ज किया गया है, याद करिए सेक्शन 211 में हम लोगों ने पढ़ा है, सेक्शन 211 सब सेक्शन 7 के अंदर। एंड द अक्यूज डज नॉट एडमिट दैट ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, और अक्यूज कहता है कि मैं पहले कन्विक्ट नहीं हुआ हूँ। एज एलिज इन द चार्ज द जज में आफ्टर ही हैज कन्विक्टेड, द जज में आफ्टर ही हैज कन्विक्टेड जब वो उसको कन्विक्ट कर देगा, द सेड अक्यूज अंडर सेक्शन 229 और 225 टेक एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एलिज प्रीवियस कन्विक्शन एंड शैल रिकॉर्ड ऑफ फाइंडिंग देयर ऑन। आगे बताया गया प्रोवाइडेड दैट नो सच चार्ज शैल बी रेड आउट बाय द जज नॉर शैल द अक्यूज्ड be asked to plead thereto, nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution or in any evidence adduced by it unless and until the accused has been convicted under section 229 और section 235। अब इसके बाद लास्ट सेक्शन आता है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन का, वो है सेक्शन 237 जो खाली प्रोसीजर बताता है इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199 सबसेक्शन 2। अब इसके अंदर लिखा गया है सेक्शन 237 का सबसेक्शन 1, अ कोर्ट ऑफ सेशन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 199। सेक्शन 199 का सबसेक्शन 2 आप पढ़िए, जहाँ पे हाई डिग्निटरीज हैं उनके अगेंस्ट अगर डिफेमेशन का केस बनता है, शैल ट्राई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केस, उसको ट्रायल ऑफ वारंट केस के तहत ट्राई करा जाएगा, इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट बिफोर अ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। इस तरीके से उसका ट्रायल चलेगा, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड shall unless the court of session for reasons to be recorded otherwise directs be examined as a witness for prosecution। अब जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है उसी को एग्जामिन किया जा सकता है एज अ विटनेस फॉर प्रोसिक्यूशन अनलेस कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो रीजन रिकॉर्ड कर दे इसके लिए कि इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है सब सेक्शन 2, एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी हेल्ड इन कैमरा इफ ईदर पार्टी देयर टू सो डिजायर, अगर उनमें से कोई पार्टी डिजायर करती है, और इफ द कोर्ट थिंक्स फिट सो टू डू। हेल्ड इन कैमरा का क्या मतलब कि कोर्ट के अंदर में, जैसे आमतौर पे कोर्ट के अंदर आप देखते होंगे प्रोसीडिंग्स ही बहुत सारे लोग घुसे रहते हैं, कोई भी दरवाजे से अंदर चला आ रहा है बाहर जा रहा है, तो इस तरीके से नहीं होगी, कैमरे के अंदर हेल्ड होगी, मतलब चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, जो लिमिटेड लोग होंगे खाली उनको इजाज़त दी जाएगी। उसके बाद सबसेक्शन 3, इफ इन एनी सच केस द कोर्ट डिस्चार्जेस और एक्विट्स
all or any of the accused and is of opinion that there was no reasonable cause for making the accusation against them or any of them, it may by its order of discharge or acquittal, जब वो डिस्चार्ज करता है, मान लीजिए इसके अंदर जो अक्यूज्ड है डिस्चार्ज करता है उसको या एक्विट करता है, डायरेक्ट कर सकता है कि पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस वाज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड, कि जिसके अगेंस्ट जो है जो ऑफेंस जो है एलिज्ड टू हैव बीन कमिट हुआ है, अदर देन द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, टू शो कॉज वाई ही शुड नॉट पे कंपेंसेशन, उससे शो कॉज पूछा जा सकता है कि तुम्हें कंपेंसेशन क्यों ना देना पड़े, टू सच अक्यूज पर्सन, कि जिसको तुमने अक्यूज बनाया है, और टू ईच और एनी ऑफ सच अक्यूज व्हेन देयर आर मोर देन वन. The court shall record, subsection 4, shall record and consider any cause which may be shown by the person so directed, and if it is satisfied that there was no reasonable cause for making the accusation, कोई reasonable cause नहीं था उस तरह के accusation लगाने का, it may for reasons to be recorded make an order that compensation to such amount not exceeding 1000 rupees as it may determine be paid by such person to the accused और टू ईच और एनी ऑफ देम. इसके अंदर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. फिर उसके बाद जो कंपेंसेशन अवार्ड किया गया अंडर सबसेक्शन 4 में उसको रिकवर किया जाएगा किस तरीके से, एज इट इफ और अ फाइन इम्पोज बाय ए मैजिस्ट्रेट. ये भी बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है. नो पर्सन हु हैज़ बीन डायरेक्टेड टू पे कंपेंसेशन अंडर सबसेक्शन 4 शैल बाय रीजन ऑफ सच ऑर्डर बी एग्जेम्प्टेड. अगर कंपेंसेशन का मतलब ये नहीं कि वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा किसी तरीके की सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी से इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्लेंट मेड अंडर दिस सेक्शन, provided that any amount paid to an accused person under this section shall be taken into account in awarding compensation to such person in any subsequent, बाद में अगर कोई सिविल सूट होता है related to the same matter को लेके. अब इसके बाद subsection 7 है, the person who has been ordered under subsection 4 to pay compensation may appeal from the order insofar as it relates to the payment of compensation to the high court. उसके बाद सबसेक्शन 8 है, व्हेन एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन टू एन अक्यूज्ड पर्सन इज मेड द कंपेंसेशन शैल नॉट बी पेड टू हिम बिफोर द पीरियड, जो अपील का पीरियड होगा, बिफोर द पीरियड अलाउड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द अपील हैज इलैप्स, जब तक अपील का टाइम इलैप्स ना हो जाए, खत्म ना हो जाए. और इफ एन अपील इज प्रेजेंटेड बिफोर द अपील हैज़ बीन डिसाइडेड, जब तक अपील डिसाइड ना हो जाए, अगर अपील जो है प्रेजेंट कर दी गई है. तो ये हम लोगों का चैप्टर जो है चैप्टर 18 ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन कंप्लीट हो गया. अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए. अगर आप घर में बैठ के जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, या आपने अभी लॉ में एडमिशन लिया है या लेने जा रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि किस स्टेप में आप आगे बढ़ें ताकि आप फ्यूचर में जुडिशियल सर्विसेज के लिए अपीयर हो सकें बिना अपना साल बर्बाद करें, तो आप मुझे इस दिए गए हुए नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और मैं आपको गाइड करूँ. बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, पीस गाइस.